अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फाइलम निडेरिया। पुराने जो लिटरेचर था और पुरानी जो रिसर्च थी उसमें इस फाइलम का नाम फाइलम सीलेंट्रेटा था। एक और छोटा फाइलम है जिसको अब अलहदा फाइलम जो है कंसीडर किया गया है और उसका नाम है फाइलम टीनोफोरा। तो टीनोफोरा को और निडेरिया को इकट्ठा करके एक बड़ा फाइलम बनाया गया था जिसे फाइलम सीलेंट्रेटा के नाम से जाना जाता था। अब इन दोनों को छोटे दो अलग जो फाइलम है उनमें डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम निडेरिया रख दिया गया है, इसमें सी साइलेंट है, और एक का नाम टीनोफोरा रख दिया गया है, वो भी सी से लिखा जाता है, उसमें भी सी साइलेंट है। आज हम बात करते हैं फाइलम नाइडेरिया की। फाइलम नाइडेरिया के जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म हैं ये समंदर के पानी में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ताज़ा पानी में भी पाए जाते हैं और इनकी जो सिमेट्री है वो बाई रेडियल सिमेट्री है, यानी इनकी गोल ग्लोबुलर बॉडी होती है। उस लिहाज से इनको एक से ज़्यादा इमेजिनरी प्लेन से जो है इनको हाफ किया जा सकता है। लेकिन बाई रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है कि जिसमें सिमेट्री रेडियल ही होगी बट कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो जोड़े की शक्ल में आ जाते हैं, इसलिए इसको हम बाई रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सिमेट्री को हमने देख लिया, रेडियल या बाई रेडियल है। अच्छा, इनकी बॉडी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स 2, ब्लास्ट मीन लेयर्स। तो इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके सेल्स जो हैं वो जो स्ट्रक्चर सेम रखते हैं और फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं वो टिश्यू की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद इनकी जो लेयर्स हैं बॉडी की वो 2 हैं, एक एक्टोडर्म है जो बाहर की तरफ है, एक एंडोडर्म है जो सबसे अंदर की तरफ है। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो एक्टोडर्म एपिडर्मस बनाती है और जो एंडोडर्म है वो गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है। दोनों के दरमियान में जेली के जैसा एक मादा होता है जिसे मिजोग्लिया बोलते हैं। बजाते खुद ये सेल्स से मिलकर नहीं बनी, लेकिन इसको बनाने वाले सेल्स ही हैं और आसपास की लेयर्स से जो सेल्स हैं वो मिजोग्लिया के अंदर आ सकते हैं। फिर इनके सेंटर में कैविटी है जो पानी से भर जाती है, उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो भी पाया जाता है और वो बारीक बारीक छोटे छोटे न्यूरॉन सेल्स जो नर्व सेल्स हैं उनकी शक्ल में होता है और वो जा बजा सेल बॉडी के अंदर बिखरा हुआ होता है एक नेटवर्क की फॉर्म में। इनमें एक मखसूस किस्म का सेल पाया जाता है जो दुनिया में किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, उसे कहते हैं नीडोसाइट। ये इनके ऑफेंस, डिफेंस, फीडिंग, खुराक करने के तरीकाकार में इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी बॉडी वॉल कैसी है और जो नीडोसाइट्स हैं वो कैसे हैं। उससे पहले हम इनका एक जनरल व्यू देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइलम नाइडेरिया, 9000 के करीब इनमें स्पीशीज़ हैं। इनकी 4 क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ नाम से जाहिर है ताज़ा पानियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो है ये थोड़ा बहुत मूव करते हैं, कुछ जो है कहीं कहीं अटैच भी हो जाते हैं ज़ेर ज़मीन पत्थरों से, ज़ेर ज़मीन चट्टानों से। और इनमें जो है मिजोग्लिया के अंदर किसी किस्म के सेल्स आसपास से नहीं आते, जो जैसा यहाँ लिखा हुआ है नो वॉन्डरिंग मीजेनकाइम सेल्स इन द मिजोग्लिया। अच्छा जी, उसके बाद इनकी जो शक्ल है वो 2 तरह की होती है। ये पूरे ग्रुप में जो जानदार है वो 2 तरह की शक्लों में पाया जाता है। एक अमूमन मिडोसी होती है और दूसरी अमूमन पॉलिप होती है। वैसे तो बहुत सारी और शक्लें भी ये इख्तियार कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी के दौरान, जिसे लाइफ साइकिल कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन 2 शक्लों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। पॉलिप और मेडूसे 2 बिल्कुल ही अलग शक्लें हैं और इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर के आने वाले हिस्से में जो है इसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या फ़र्क है। तो इनमें जनाब जो है वो इनके मेडूसे में विलम है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये विलम क्या है। तो इसकी मिसालें हैं हाइड्रा, ओबिलिया, गोनैनिमस, फाइसेलिया। साइक्रोजोआ में ऑरेलिया आती है, मैरीन ऑर्गेनिज्म है, समंदरों के पानी में पाए जाते हैं, जिसे हम आम ज़बान में जेलीफिश कहते हैं। फिर तीसरा ग्रुप आ जाता है क्यूबोजोआ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो शेप है वो क्यूब लाइक होती है, मुरब्बई शक्ल होती है, इसलिए इसको क्यूबोजोआ नाम दिया गया है। और इसमें वो जेलीफिश आती हैं जो कि स्टिंग मारती हैं, यानी कि डंग मारती हैं और बड़ा ही पॉइजनस मटेरियल जो है वो डंग मारने के दौरान इंसर्ट कर देती हैं जानवरों में। और जब ज़ेर ज़मीन इंसान गौताखोरी के लिए, रिसर्च के पर्पसेस के लिए, तफरीह के लिए जाते हैं तो अगर ऐसी किसी जेलीफिश के साथ उनका सामना हो जाए कि इन्हें भी स्टिंग लग जाए तो वो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसकी मिसाल है कायरोनेक्स फ्लेक्री। और चौथा ग्रुप आ जाता है एंथोजोआ। तो ये कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं या अलग-अलग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी रहते हैं। अगर कोई जानदार ग्रुप बनाकर रहता है तो हम उसे कॉलोनी कहते हैं और अगर वो इंडिपेंडेंट अकेला जो है वो अपनी लाइफ गुजारता है तो उसे हम सॉलिटरी बोलते हैं। इसी तरह अगर कोई जानदार मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको हम मोटाइल बोलते हैं और अगर वो मूव नहीं करता, एक ही जगह अटैच्ड रहता है, तो उसको हम सेसाइल बोलते हैं।
तो इसकी मिसाल है मेट्रोरिडियम सी यानी मॉन्स के नाम से इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार आम ज़बान में जाने जाते हैं। और जनाब इनमें भी स्टिंगिंग सेल्स मौजूद हैं जिन्हें हम नीडोसाइट्स कह रहे हैं। नीडोसाइट्स के अंदर एक छोटा हिस्सा होता है जो न्यूमेटोसिस्ट है, जो कि असल में मेन फंक्शन परफॉर्म करता है इनके ऑफेंस में, डिफेंस में और खुराक पकड़ने में, और उसको हमने आगे डिटेल में देखना है। ये आप देख रहे हैं इनकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में आप देख रहे हैं सबसे बाहर नीले कलर में जो लेयर है सेल्स की, एक ही लेयर है, वो एपिडर्मिस है। ये बनी है एक्टोडर्म से। और सबसे अंदर की तरफ पीले रंग की जो एक लेयर है वो गैस्ट्रोडर्मिस है, और ये बनी है एंडोडर्म से। दोनों के दरमियान में जेली के जैसा एक मादा है जिसे हम कह रहे हैं मिजोग्लिया। मिजोग्लिया में आप देख रहे हैं कि सेल्स मौजूद नहीं है। कुछ जानदारों में आसपास की लेयर जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है वहाँ से सेल्स घूमते फिरते यहाँ आ जाते हैं, अदरवाइज इट इज़ ए सेलुलर, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ नर्व सेल्स अंदर की तरफ मौजूद हैं, सेंसरी सेल्स मौजूद हैं। सेंसरी सेल्स ये रिसेप्टर वाला काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, मदद देते हैं। नर्व सेल नर्वस सिस्टम का जो है वो हिस्सा है, और ये नर्वस सिस्टम ने, क्योंकि ये इतने एक्टिव और हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, हाईली स्पेशलाइज्ड इनकी बॉडी नहीं है, तो ये जानदार उतना एक्टिवली उस तरह से आपको नर्वस सिस्टम का इसमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगा जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स में नज़र आता है। लेकिन इसके मुताबिक जो सेंसिंग का काम है, जो डिसीजन मेकिंग का काम है, वो इस नर्व नेट की मदद से हो जाता है। अब बॉडी वॉल के दरमियान में कहीं कहीं मखसूस छोटे से सेल्स पाए जाते हैं, और ज़्यादातर इनके टेंटिकल्स पर होते हैं जिन्हें हम नीडोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक नेमेटोसिस्ट का जो कि खुलकर अंदर आ गया है। अगर तो ये अंदर पाया जाता है, अभी खुला नहीं है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नेमेटोसिस्ट कहलाएगा। डायग्राम ए में आप सबसे ऊपर देख रहे हैं थिक बाल नुमा बल्कि नीडल नुमा साख्त है जिसे कहते हैं नीडोसिल। ये ट्रिगर का काम करता है। जब भी ये किसी चीज़ के साथ टकराता है तो ये ट्रिगर हो जाता है और ये लिड को खोल देता है। लिड को ऑपरकुलम कहते हैं, ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर है जो कि नेमेटोसिस्ट को अंदर से बाहर निकाल देता है। नेमेटोसिस्ट सारा अंदर एक हॉल बना हुआ है, उसके अंदर मौजूद ये हिस्सा है। इसके अंदर एक लंबी सी कॉइल्ड ट्यूब भी है जो कि कॉइल होकर पड़ी हुई है, जिसके अंदर कांटे बने होते हैं, बार्ब्स बने होते हैं, और यहाँ पर टॉक्सिन्स भी जो कि जहरीले मुरक्कबात हैं वो भी सिंथेसाइज करके किसी भी जानदार को टीके की तरह, इंजेक्शन की तरह लगा दिया जाता है। क्योंकि ये नीडोसाइट जो है एक मखसूस स्पेशलाइज्ड सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस भी है जो कि नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये पूरा नीडोसाइट है। और इसके अंदर जो नीले रंग का हिस्सा है जो कि बार्ब्स, कांटे और ट्यूब पर मुश्तमिल हिस्सा है, उसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। अब आपने देखा कि जब ट्रिगर हो गया, नीडोसिल ने क्या किया, ऑपरकुलम ढक्कन को खोल दिया और अंदर से कांटों वाली लंबी ट्यूब जो है वो निकाल दी। तो नेमेटोसिस्ट इस तरह से ओपन अप हो जाता है, और ये इन बार्ब्स की मदद से, इन टॉक्सिन्स की मदद से ये बहुत बेहतर तरीके से जो जानदार हैं उनकी जो है ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स में देख लेते हैं कि दो लेयर्स हैं बॉडी में, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, दोनों के दरमियान में जेली जैसा मिजोग्लिया। एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनती है, गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्मिस से बनती है, और ये इसलिए डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। फिर मिजोग्लिया जेली के जैसा मादा है, दोनों लेयर्स के दरमियान में है, सेल्स इसे बनाते हैं, इसके अंदर सेल्स नहीं होते, आसपास की लेयर से इसमें सेल आ जाते हैं। तो आपको मिजोग्लिया के बारे में पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक क्यों है। उसके बाद आपको नीडोसाइट्स और नेमेटोसिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि तमाम डिटेल जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन की है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको 4 नंबर का पेपर में सवाल आ जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट नीडोसाइट और व्हाट डू यू नो अबाउट नेमेटोसिस्ट, तो आपने पैराग्राफ लिखकर उसको एक्सप्लेन करना है, और जो डायग्राम मैंने अभी डिस्कस किया आपने वो बतानी है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन की। जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, इस फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार करके तो ज़िंदा अपने रहते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनकी जो 2 मेन अशकाल हैं, एक कहलाती है पॉलिप और एक कहलाती है मेडूसे। मज़े की बात यह है कि पॉलिप मेडूसे को पैदा करती है और मेडूसे पॉलिप को पैदा करती है, और ये गोल दायरवी शक्ल में अपनी इस लाइफ साइकिल को चलाते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि एक शक्ल दूसरी शक्ल को पैदा करती है, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब हम इसको जेनरेशन क्यों कह रहे हैं? पॉलिप इनकी जो पाई जाने वाली किस्म में वो एक है जिसमें ये शक्ल इख्तियार करते हैं, और मेडूसे
दूसरी शक्ल है, तो इसलिए इनको जेनरेशन्स का नाम दिया गया है। दोनों एक दूसरे से फ़र्क है, दोनों के काम करने का और रहने का तरीका भी फ़र्क है। वैसे तो ये और भी फॉर्म्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये दो फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है। अब क्योंकि ये जानदार दो अलग शक्लों में पाए जाते हैं जिन्हें हम फॉर्म्स कह रहे हैं, तो ये जो पूरा फिनोमिनॉन जिसमें ये एक से ज़्यादा शक्लों में पाए जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पॉलिप और मेडूसे दोनों जो एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते रहते हैं, साइक्लिक फिनोमेनॉन में जानदार का लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं, इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन के लिए बताने से पहले पॉलिप और मेडूसे का फ़र्क बता दूं। पॉलिप की सिलेंड्रिकल शक्ल है, लंबाई के रुख, ये ऊपर से नीचे की तरफ इसकी बॉडी है, इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, मुंह के गिर्द बाजूनुमा साख्तें हैं जो कि टेंटिकल्स कहलाती हैं। अच्छा, इसमें उसी तरह आपको नजर आएगी एक्टोडर्म नीले रंग की, जो एंडोडर्म है वो येलो कलर की है। जब ये अडल्ट स्टेज पे चला जाता है तो एक्टोडर्म एपिडर्मिस बनाती है और एंडोडर्म गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है, दरमियान में मेसोग्लिया उसी तरह पाया जाता है। सेंटर में कैविटी है जो कि बाहर से आने वाले पानी से भर जाती है, इसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। तो लंबाई के रुख इसकी बॉडी है। अब अगर इसके कंपैरिजन में आप बिल्कुल सीधा सामने देखें तो मेडूसे पाया जाता है। मेडूसे की शक्ल जो है वो इन्वर्टेड बाउल के जैसी है, ऐसा लगता है कि प्याले को उल्टा हुआ है या छतरी नुमा साख्त है इसकी। इसमें भी उसी तरह एक्टोडर्म बाहर की तरफ है, एंडोडर्म अंदर की तरफ है। एक्टोडर्म जो एपिडर्मिस देगी, जो एंडोडर्म है वो गैस्ट्रोडर्मिस बनाएगी। और इनमें जो है आप देख रहे हैं कि सेंटर में भी अगेन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, लेकिन इसका मुंह नीचे की तरफ है और उस मुंह के गिर्द अगेन टेंटिकल्स ने घेरा डाला हुआ है। तो होता क्या है, जो पॉलिप है वो ज़्यादातर सेसाइल होता है, ये ज़्यादातर मूव नहीं करता, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है पत्थरों, चट्टानों, ज़ेर ज़मीन हिस्सों के साथ जो है वो अटैच होकर रहने में वक्त सर्व कर देता है। और जो मेडूसे होता है ये जो है वो छतरी की तरह खुल जाता है, फैल जाता है, इसके टेंटिकल्स जो है एक्सटेंड हो जाते हैं और ये मूव करता रहता है, ये मोटाइल फॉर्म है। तो पॉलिप जो है ये क्या करता है, इसमें छोटी छोटी बर्ड्स पैदा होती हैं, जब बर्ड्स ग्रो कर जाती हैं तो वो मेडूसे बनाती हैं। मेडूसे जो है वो दो तरह का होता है, या तो वो मेल के जैसा बिहेव करेगा तो वो स्पर्म पैदा करेगा, या फिर वो फीमेल के जैसा होगा तो वो एग प्रोडक्शन करेगा। उसके पास मौजूद दीगर जो स्पीशीज़ हैं उसके जो गैमेट हैं एक दूसरे के फ्यूज़ कर देंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ जो वो मेडूसे बना हुआ है उसके एग को स्पर्म फ्यूज़ कर रहा है, दोनों के मिलाप से जो अमल नतीजे में आया उसको हम कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो नया सेल बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट जो है वो छोटी सी एक बॉल बन जाता है जिसमें जा बजा बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अब की दफ़ा जो इसमें डिवीजन हो रही होती है वो माइटोसिस होती है और इसको हम कहते हैं ब्लास्टूला। ब्लास्टूला में आपको पता है कि छोटी सी कैविटी बनती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लास्टूला ने जब ग्रो किया तो उसने एक छोटा सा लार्वा बना दिया जिसे हम कह रहे हैं प्लैनुला लार्वा। प्लैनुला लार्वा सेटल हो जाता है पानी में तैरने के बाद, और जब सेटल हो जाता है अपने आप को किसी के साथ अटैच कर लेता है, चट्टान, ज़ेर ज़मीन पत्थर, ज़खायर जो भी या फ्लोर, ओशन फ्लोर, उसके ऊपर भी अपने आप को अटैच कर लेगा और उसके बाद दोबारा ग्रो करके पॉलिप बना देगा। तो पॉलिप मेडूसे को पैदा करेगा, मेडूसे पॉलिप को पैदा करेगा। तो इसके लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस चलती हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल वो जिसमें पॉलिप जो है वो पैदा होकर बडिंग के थ्रू मेडूसे को पैदा करेगा, और सेक्सुअल वो जिसमें मेडूसे पैदा होने के बाद सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स बनाएगा और फिर पॉलिप को पैदा करेगा। इस तरह से इसका जो सारा फिनोमिनॉन है वो चलता रहता है। ये अब हमने बात करनी है इसके मेंटेनेंस फंक्शन की। तो जनाब इनमें जो सेल्स हैं अंदर की तरफ वो क्या करते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो जो पानी मुंह के थ्रू गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आता है वहाँ वो पास के सेल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ इन करा देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनी होती है उसको डिफ्यूज़ आउट करा देता है। इस तरह से डिफ्यूजन के सादा अमल के नतीजे में इनकी रेस्पिरेशन हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अमोनिया वगैरह, यूरिया वगैरह इसी तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट इनके अंदर बनते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो पानी अंदर आ रहा होता है उसी के अंदर अमोनिया जो कि सेल्स के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी मिकदार में बन रही होती है उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं और फिर बाहर जाने वाला पानी जो है वो अमोनिया को अपने साथ निकाल देते हैं। तो क्योंकि हर वक्त पानी माउथ से जो है अंदर कैविटी के अंदर भर रहा होता है तो इसलिए पानी को निकालना जो है वो आसान हो जाता है।
उसके बाद ये खुराक पकड़ने के लिए अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, नीडोसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। नीडोसिल जो है वो ट्रिगर का काम करता है, ओपर्कुलम को खोलता है, नेमेटोसिस्ट को आज़ाद कर देता है। नेमेटोसिस्ट जो है वो आगे से लंबी सी कॉइल ट्यूब और कांटों पर मुश्तमिल है। ये किसी भी चीज़ को फंदे की तरह जो है वो पैक कर लेता है, और जब पैक कर लेता है तो उसके बाद उसमें टॉक्सिन्स को इंसर्ट कर देता है, उसको पैरालाइज और किल कर देता है, जिसकी वजह से जो भी खुराक इसने पकड़ी होती है, जो कि एक छोटा सा जानदार होता है, वो किल हो जाता है, और फिर ये उसको अपने मुंह की तरफ टेंटिकल्स की मदद से धकेल लेता है। तो जो इनमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं वो छोटे छोटे मुख्तलिफ फंक्शंस भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि खुराक पकड़ने के बाद माउथ से जो लीड करती है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी करती है, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं जो कि एंजाइम्स पैदा करते हैं, म्यूकस पैदा करते हैं, जो कि थिक सा एक जेली के जैसा मादा है, जो कि प्रोटेक्शन भी देता है, बॉडी के बाहर भी इसको रिलीज़ किया जाता है, और बॉडी के अंदर भी खुराक को ट्रैप करने में ये मदद देता है। तो फिर ये एंजाइम जो है ये स्प्रिंकल किए जाते हैं खुराक के टुकड़े पर, खुराक के टुकड़े को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और फिर बहुत सारी जो डाइजेशन होती है वो सेल्स के अंदर भी हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो हैं न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं, इनके अंदर मस्कुलर सेल्स भी पाए जाते हैं जो गोल दायरेवी शक्ल में भी अरेंज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो दिखाते हैं, जिसकी वजह से जानदार के जिस्म पे पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस बल पैदा होते हैं जो कि इनको मदद देते हैं। ये रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि खुराक को, चीज़ों को आगे की तरफ धकेलने में, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के थ्रू या किसी चीज़ को निकालने में मदद देती हैं। अच्छा जी, स्केलेटन इनमें है नहीं। स्केलेटन जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि वो हड्डियों का बना हो या कार्टिलेज का बना हो, वैसा स्केलेटन इनमें मौजूद नहीं है। इनमें जो स्केलेटन है वो कैसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है कि मुंह के जरिए जो पानी है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर दाखिल होता रहता है और उसको भरता रहता है। तो जो बॉडी के सेल्स हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं बॉडी के जो मस्कुलर सेल्स हैं वो इस प्रेशर को टॉलरेट करते हैं, वाटर को, जिसकी वजह से इनकी शेप मेंटेन रहती है, और ये उस प्रेशर को टॉलरेट करने के बाद एक रिजिडिटी, एक फर्मनेस फराहम करते हैं बॉडी को, और इस पूरे जो स्केलेटन है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये पानी या बॉडी की फ्लूइड्स के किसी कैविटी, खाली जगह में भरने से पैदा होता है, जो जानदार की शेप को मेंटेन रखता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसकी बॉडी को स्मैश, पिचकने से, कोलैप्स करने से बचाता है। और ये जो पानी का सारा प्रेशर जिस्म के अंदर टॉलरेट करने की सलाहियत होती है, वो इसकी एपिथेलियल जो लेयर है उसके अंदर मौजूद मसल्स जो पाए जाते हैं, मसल सेल्स जो कि पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस भी पैदा करते हैं, इन्हें हम एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कहते हैं, उनकी वजह से ये ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा बता दिया, लेकिन इसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लें कि ज़्यादातर जो निडेरियंस हैं वो डाइएशियस हैं। अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ डाइएशियस है तो इसका मतलब है कि उसमें एक ही तरह का गोनेड होगा, एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन होगा, वो टेस्टिस हो या वो ओवरीज हो। अगर वो टेस्टिस है तो वो मेल है, और अगर ओवरीज उसमें मौजूद है तो वो फिर फीमेल है। टेस्टिस की सूरत में स्पर्म फॉर्मेशन होगी, और जो ओवरीज की प्रेजेंस है उसकी वजह से एग फॉर्मेशन होगी। तो इसमें जो है गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया जाता है पानी के अंदर, जो कि कीमोटैक्सिस करते हुए अपने रिस्पेक्टिव गैमेट के साथ फ्यूज़ कर लेते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है वो एम्ब्री बन जाता है, छोटी सी बॉल नुमा साख्त बन जाता है जिसमें जा बजा सेल्स होते हैं। फिर वो अपनी शक्लें बदलता है, ब्लास्टूला बनाता है, उसके बाद अपनी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ एक छोटा सा लार्वा बना देता है। तो इसका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है, पानी में तैरता फिरता है, और उसको प्लानुला लार्वा कहते हैं। फिर जब प्लानुला लार्वा ने अब ग्रो करना होता है तो वो किसी पत्थर, किसी चट्टान, किसी चीज़ के साथ अटैच अपने आप को कर लेता है और छोटा सा पॉलिप बनाता है। पॉलिप ग्रो करेगा, खुराक पकड़ेगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर उसमें बर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगी। बर्ड्स जो है वो जिस्म से थोड़ा थोड़ा करके अलहदा होती चली जाती हैं और फिर मेडूसे पैदा करती हैं। मेडूसे भी इसी तरह लार्ज हो जाते हैं, खुराक पकड़ते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनके गोनेड्स एक्टिव हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं, तो वो दोबारा जो है रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, जिसमें वो गैमेट्स बनाएंगे। तो क्योंकि डाइएशियस स्पीशीज़ हैं तो एक दूसरे के गैमेट्स को ये फ्यूज़ करेंगे। मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो पास पास रहती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिनोमिनन में हिस्सा लेंगी। तो इसके नतीजे में जो लाइफ साइकिल है वो इसी तरह से दायरवी शक्ल में चलता रहेगा, जो कि हमने अभी ऊपर जो डायग्राम देखा है कि आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल जिस तरफ से शुरू हुआ था वहीं जाकर एंड हो रहा है। तो इसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो आई होप कि अब आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।